तो हम अपनी 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। मे बी केमिस्ट्री में इसकी कुछ टर्म्स आपने पढ़ी हो, जब करेंगे पता चल जाएगा तुम्हें की कैसे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है which deals with the study of transformation of heat energy। हीट एनर्जी कह सकते हो आप, टेम्परेचर कह सकते हो। ठीक है, जिस ब्रांच में, फिजिक्स के जिस ब्रांच में, जिस सब्जेक्ट में हम हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई है, कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड, अभी नहीं पता क्या केमिस्ट्री में हम थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। Yes। ठीक है, यानी हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, हीट एनर्जी पढ़ेंगे, वो स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat energy। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता चल गया थर्मोडायनेमिक्स है। तो बात है हम थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, थर्मल इक्विलिब्रियम सुना है कभी? यस। क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जब, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसकी में से ना तो जब हीट पास, कुछ हीट पास होने के बाद ना तो और हीट पास हो ना एब्जॉर्ब हो, यानी जब इसके पैरामीटर्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, आप ये कह सकते हैं। थर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि अब कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। जब बिल्कुल चेंज नहीं आता तब तो फिर वो इंसुलेटेड नहीं हो जाता है। जब बिल्कुल चेंज नहीं आता, देखो शुरू आप इंसुलेटेड नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो टाइप की बोल्स, आइडियाबैटिक हाँ जी, आइडियाबैटिक बोलते हैं और डायथर्मिक। ठीक है, आइडियाबैटिक मतलब जिसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो, इंसुलेटेड है, डायथर्मिक मतलब थोड़ा कंडक्टिंग है। यानी आइडियाबैटिक का मतलब हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग, इसको हम कह सकते हैं कंडक्टिंग। तो ये हो सकती है इंसुलेटेड, लेकिन जब हम क्या ही रहे हैं, मान लो मेरे पास दो सिस्टम है, ये ए है ये बी है। ठीक है, मैंने ये जो बॉल है ये रखी डायथर्मिक यानी कंडक्टिंग बॉल है। ठीक, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है या इसका, मतलब डिफरेंस है कुछ ना कुछ, तो हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कब तक होगी, जब तक दोनों में इक्वल ना हो, सेम ना हो। जब सेम हो जाएगी क्या तब भी हीट ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। यानी तब ये सिस्टम किस में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें ये थोड़ी कह सकते हो आपकी इंसुलेटेड है, वो तो सराउंडिंग के साथ और सबके साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसीलिए क्या है आप वेरिएशंस नहीं है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कोई भी दो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उसके जो पैरामीटर्स है वो चेंज नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ठीक है, या आप कह सकते हो थर्मल का मतलब टेम्परेचर हुआ कि भाई दो सिस्टम के टेम्परेचर सेम हो गए, उसके अंदर अब टेम्परेचर वेरिएशन नहीं रहा तो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम करने से पहले हम करेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। ठीक है ना, यही बनेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो आप ये कह सकते हो कि अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मैंने क्या बताया, इवन इसके अंदर आप मास भी ले सकते हो, कंपोजिशन भी ले सकते हो। ये जो भी उसके पैरामीटर्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, वो जब चेंज नहीं होंगे तभी मैंने कहा है कि वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो लिखो अ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम, लिख देती हूं मैं, a system is said to be in thermal equilibrium if thermodynamic variables कौन कौन से बनेंगे, प्रेशर,
मैं पूरा नहीं लिख रही। टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, वॉल्यूम एक्सेट्रा। डू नॉट चेंज विद टाइम। तब हम क्या करेंगे कि सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर, समझ आया? इसी में एक दो चीज समझ आ गई। एक होती है आइडियाबैटिक वॉल। आइडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। दैट मीन्स जब ये वॉल होगी, अगर सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है ए और बी, चाहे इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, लेकिन ये वॉल मैंने क्या की, आइडियाबैटिक रखी, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, अब ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, तो यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर इस वॉल को हम कर देते हैं कंडक्टिंग, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर। क्लियर है? समझ आई बात? नोट कर लो फटाफट। अब हम करते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दो सिस्टम भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है भैया, अगर दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दो सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ आए? यस, पता चल गया? सिंपल सी वैसे तो बात देखो, मैंने क्या किया, ये दो सिस्टम लिए ए और बी, बीच में ये उसकी आइडियाबैटिक वॉल बना दी। एक सिस्टम लिया सी, हाँ जी, ये क्या है, आइडियाबैटिक। तो फिर इनमें तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। पूरी बात तो सुनो ना, ये कौन सी है, डायरेक्ट, यानी कंडक्टिंग कौन सी है, ये हुई ना। ये कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये और ये और ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, आ जाएगी। हीट एक्सचेंज होगी, टेम्परेचर डिफरेंस जो होगी वो उसकी अकॉर्डिंग है ना, हीट ट्रांसफर होगी। कब तक होगी, जब तक कि दोनों में सेम ना हो, यानी जब तक कोई चेंजेस, कह सकते हैं जब चेंजेस होने बंद हो जाएंगे तब वो किस में आ गई, तब। फिर मैंने क्या किया, इसको तो कर दिया आइडियाबैटिक, ठीक, और इसको कर दिया डायथर्मिक। जब इसको डायथर्मिक किया तो हमने ये देखा कि ए और बी में भी अभी भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, दोनों भी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ जी मैम, जब वो वाली सी की वॉल डायथर्मिक थी मैम, अगर मान लो ए थोड़ा सा, ए का टेम्परेचर कम है बी वाले से, तो बी ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, तो क्या पता तब इक्वल ना हो इनके, इसमें हीट ज़्यादा है, इसमें हीट ज़्यादा इसने हीट इसमें ट्रांसफर कर दी, इसमें कम है, तो ये भी तो इसमें करेगा, तीनों आपस में करेंगे ना। ऐसे तो सर्कल चल सकता है, यस मैम, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। देखो ए अब हमने इस वॉल को आइडियाबैटिक बना दिया और इसको डायथर्मिक बना दिया। आइडियाबैटिक का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टिंग। डायथर्मिक का मतलब क्या है, कंडक्टिंग। तो अब यहाँ से यहाँ हीट एक्सचेंज होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही। इसका मतलब ऑलरेडी ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरो तो लोग क्या कहते हैं, यही तो कहता है कि अगर दो सिस्टम तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखो, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, according to zeroth law, when the thermodynamic system A and B, when the thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with the third system C, with the third system C, then system A and B are also in thermal equilibrium. Then system A and B are also in thermal equilibrium.
यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, दैट इज टेम्परेचर। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर से पता चल रहा है। यस टेम्परेचर ज्यादा है तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? हॉट कहते हैं, कोल्ड कहते हैं? कम है तो हीट एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड, है ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों के सिस्टम आपस में होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है वेक्टर है? टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ये नोट कर लो कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। सपोज करो 1 मार्क में आ गई कि तुम सोचोगे डायरेक्शन तो हमें पता है, हाई टेम्परेचर टू लो समथिंग ऐसा, वेक्टर ना टिक कर देना एमसीक्यू में, तो क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? और अगर टेम्परेचर सेम है तो वहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। हीट, इंटरनल एनर्जी, बेसिक सी टर्म्स है, हम ये स्टार्ट करते हैं। एंड वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड सबसे पहले बात आती है हीट। हीट क्या है? हीट एक ऐसी एनर्जी है विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे क्या करेगी? फ्लो। ठीक है, यानी हमें ये पता है कि डिपेंड किसके ऊपर करेगी? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप इसमें लिख सकते हो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, लिख लो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, या हीट इज एनर्जी दैट flows from higher temperature to lower temperature, and it depends on high temperature to lower temperature, and it depends on temperature difference, and it depends on temperature difference. ठीक है जी, पता चल गया? यानी हॉट टू कोल्ड बॉडी, तो क्लियर हो गया? अब बात आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी किसी भी सिस्टम की एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसी एनर्जी जो किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। आया ना? सही कहा? कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी कंपोजिशन है, उसकी पोजीशन कह सकते हो, उसकी वजह से होगी। और अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन है, यानी जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास वो क्या है? काइनेटिक, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस जो काइनेटिक होगी और पोटेंशियल होगी, इन दोनों का समाप्त हो जाएगा टोटल एनर्जी, वही होगा। क्लियर होगा? दूसरी बात, आइडियल गैस के बारे में पढ़ा हुआ तुमने? आइडियल गैस में एक चीज पढ़ी होगी तुमने कि इन केस ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑलवेज जीरो। पढ़ा है या नक्की से यस कर रहे हो? पता है ना सबको? तो इंटरमोलिकुलर जब फोर्सेस जीरो होंगे, उनके बीच में फोर्स जो है वो जीरो होगा। आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, इक्वेशन भी पढ़ी होगी, Pv = nRT। यस, पढ़ी पढ़ी Pv = nRT पढ़ी है। अब तो तक से कहना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी है। इसका मतलब क्या है? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो है, भाई ये कोई सिस्टम है, इनके जो मॉलिक्यूल्स इनके बीच में फोर्स लगेगा तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन अब क्या है? फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है। दैट मींस इनके बीच की डिस्टेंस ही नहीं चेंज होगी, पड़े रहेंगे। तो डिस्टेंस नहीं चेंज होगी तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? जीरो। यानी सिर्फ इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम लिखते क्या है? दोनों का सम, क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बाकी में तो जीरो होता है, बाकी में थोड़ी होता है। और कोई भी परफेक्ट गैस, मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं, आइडियल गैस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल। या फिर डायरेक्ट लिखो इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by system due to molecular motion and molecular configuration. Due to molecular motion and molecular configuration. नीचे स्टार बना के लिख देना है। In case of ideal gas and perfect gas, in case of ideal gas and perfect gas, intermolecular forces are zero. In case of ideal gas or perfect gas, intermolecular forces are zero. So the distance between molecules not change, या no work is done to change the distance between molecules. Does not change, distance between molecules does not change. So potential energy zero and internal energy is equal to U K equals zero. But in case of real gas में intermolecular forces negligible नहीं होते, इसमें हम नेग्लेक्ट नहीं करते। वहाँ पे some work is done to change the distance between the molecules. तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास molecular motion की वजह से भी एनर्जी होगी और molecular configuration की वजह से। तो आप आइडियल गैस के केस में कह सकते हो कि सिर्फ मोशन की वजह से है इंटरनल एनर्जी, बट इन केस ऑफ रियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू molecular motion and molecular configuration. क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? यानी आप अगर इन शॉर्ट कहें आइडियल गैस में सिर्फ टेम्परेचर का ही इफेक्ट रहेगा ना, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन का तो खत्म हो गया, सिर्फ यानी वहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। अब बात आती है वर्क डन। वर्क डन तो तुम्हें वैसे ही पता है क्या होता है, इस फॉर्मूला का बाद में बता देंगे वैसे क्या होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं ये तो एक फॉर्मूला हो, वैसे वर्क हम क्या करेंगे? वर्क जो हमने काम किया, जो हमने काम किया काम तो जितना फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई टू वर्क डन। हमने अभी तक क्या पढ़ा था वर्क में कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, यही पढ़ा था हमने, इसी को हमने काम। यहाँ पे भी क्या वर्क, मैंने देखो जब इंटरनल एनर्जी कही तो मैंने क्या कहा था रियल गैस के केस में intermolecular forces are zero and no work is done to change the distance between molecules. यानी molecules के बीच की distance change करने के लिए extra work करने की जरूरत नहीं है। ये मीनिंग हुआ। तो work क्या है? work क्या है? configuration change करने के लिए किया जा रहा है ना? या आप कह सकते हो heat energy जो transfer होती है that is also a type of work, वो भी क्या एक टाइप ही है। तो heat energy और जो work है they are two different modes for change the state of thermodynamic variable. यानी जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है हमारे पास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन जो भी है, उसको चेंज करने के दो अलग अलग मोड हैं। हीट एनर्जी तो सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगी, बट जो हमारे पास वर्क है वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, है ना? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, बात दोनों सेम है लेकिन अलग अलग मोड हो गए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि हीट एनर्जी एंड वर्क आर टू मोड्स टू चेंज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। लिखो हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड टू चेंज द thermodynamic variable. The thermodynamic variable. ठीक है, अब वो पूछता है नेक्स्ट हमारे जो है जो हमने इसमें करेंगे वर्क एक तरह से है जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
यानी अगर आपको थर्मोडायनेमिक, जैसे सिंपल से बात करूँ, मैंने क्या किया, पानी है, पानी को गर्म किया, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, तो वो क्या है, वर्क हुआ ना, लेकिन दे क्या रहे हैं, हीट एनर्जी। तो इसलिए मैंने कहा हीट एनर्जी और वर्क जो है वो दो अलग अलग मोड हैं टू चेंज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज करना है। पानी मैंने फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गई, बर्फ को गर्म किया, दोबारा पानी बन गई, पानी को गर्म किया, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, तो क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो एक्स्ट्रा वर्क भी तो करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं work। अब वो पूछ सकता है तुमसे कि थर्मोडायनेमिक, वैसे तो हमने कर लिया कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बेसिक्स है। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल अभी बताया, P V इज इक्वल टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, ये कंपोजिशन, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, वो इक्वेशन जो इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आइडियल केस में तुम लिखते हो PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ी है ना इक्वेशन, केमिस्ट्री में पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, मैम, पढ़ी है ना ये। तो ये क्या कर रही है, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हम करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है हमारे पास नेक्स्ट, it is a process in which thermodynamic variables या पैरामीटर्स लिख लो, बात तो एक ही है, इंग्लिश पकड़ते हैं, in which thermodynamics variable या पैरामीटर्स changes with time, ठीक है। तो टाइप्स लिख लो, फर्स्ट लिखो आइसोथर्मल, फर्स्ट लिखो आइसोथर्मल, ब्रैकेट में लिख देना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। सेकंड लिखो आइडियामेटिक, आइडियामेटिक क्या है, आइडियामेटिक प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स, जिसके अंदर हीट सिस्टम के अंदर ना तो एंटर कर रही है ना लीव कर रही है, यानी कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है हीट का, हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, यानी चेंज इन हीट एनर्जी क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो आइडिया हीट चेंज इन टेम्परेचर एक ही बात नहीं है, नहीं, एक्सप्लेनेशन में पढ़ना, डिफरेंस आएगा, ठीक है। आइडियामेटिक प्रोसेस में लिख लो, इन दिस प्रोसेस नो हीट कैन एंटर और लीव, नो हीट कैन एंटर और लीव द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट लिखो प्रोसेस आइसोबैरिक, क्या होता है इसमें, कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में लिख देना है कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट लिखो आइसोवोल्यूमिक या आइसोचोरिक बोलते हैं, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, आइसोवोल्यूमिक, ठीक है। इससे पहले आइसोबैरिक, सारे नाम लिख देंगे, आइसोबैरिक, आइडियामेटिक, आइसोथर्मल हुआ हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट एनर्जी कह सकते, कोई हीट एंटर और एग्जिट नहीं कर रही, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चार। सिलेबस में हमारे हैं दो, आइसोथर्मल और आइडियामेटिक, सिर्फ ये दो चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आइसोथर्मल। डिटेल में करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो स्टोरी से सुनाऊंगी और कुछ नहीं। आइसोथर्मल में प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, बट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लिख सकते हैं a change in pressure and volume without any change in temperature, बिना किसी टेम्परेचर की चेंज। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर चेंज ही ना हो
एकदम चेंज हो जाए। देखो अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन समझते हो, एक्सपेंड होना कंप्रेस होना, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन एकदम से होगी, एकदम से शार्पली फास्ट, तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं ये जो आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें जो भी एक्सपेंशन है, जो कंप्रेशन है, वो धीरे 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 प्रोसेस, यानी मैंने पिस्टन लिया, पिस्टन को मैं धीरे 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 प्रेस कर रही हूँ, तो क्या होगा? स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमें क्लियर होगी। पहली कंडीशन क्या कहता है कि जो भी कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा दैट शुड बी स्लो, सो दैट टेम्परेचर को टाइम ही ना मिले चेंज होने। ठीक है, सेकंड, हमें हीट तो एक्सचेंज करनी है, हीट तो एक्सचेंज करनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम में तो कभी आएंगे चेंज, तो इसका मतलब जो गोल्स है उसको क्या रखोगे? परफेक्टली कंडक्टिंग, यानी आइसोथर्मल। हीट एक्सचेंज मतलब हीट एनर्जी को प्रेशर वॉल्यूम में कैसे चेंज है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब तभी तो हीट एनर्जी अलग है, टेम्परेचर अलग, वर्क अलग, इंटरनल एनर्जी अलग। तो जो भी सिस्टम है उसकी जो गोल्स है उसको क्या रखोगे? कंडक्टिंग। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन करनी है तुम्हें कि द वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग होगी तो हीट इजीली एक्सचेंज हो जाएगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सेकंड, जो प्रोसेस होगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन का वो क्या होगा? स्लो, ताकि हीट एक्सचेंज होने में टाइम लग सके। हीट एक्सचेंज होने में जब टाइम लगेगा तो टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे, प्रॉपर टाइम मिलेगा उसको हीट एक्सचेंजर में तो टेम्परेचर में कम आएगा डिफरेंस। यस, भाई ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं आएगा, परफेक्ट की तो बात ही नहीं करते ये, लेकिन ये है अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो हम इक्वेशन पढ़ते हैं आइडियल गैस की, Pv = nRT। मान लो 1 मोल का लेते हैं, R कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? Pv। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या है? स्टेट ऑफ इक्वेशन Pv इज कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट में हम करेंगे आइडियाबैटिक और आगे इसके एक्सप्रेशन। ठीक है।